प्यारे बच्चों, बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए जो आपका राजनीति विज्ञान के सेकंड जो प्रश्न पत्र है, जिसमें भारतीय राजनीतिक विचारक पाठ्यक्रम में शामिल हैं, उन विचारकों को एक एक करके हम अध्ययन करेंगे और आपकी यूनिट प्रथम में प्रथम विचारक के रूप में जाने जाते हैं भारतीय राजनीतिक दर्शन के मनु। मनु हो, चाहे कौटिल्य हो, चाहे राजा राम मोहन राय, चाहे बी.आर. अम्बेडकर, आपके जितने भी सिलेबस पाठ्यक्रम के अंतर्गत राजनीतिक विचारक हैं, उनको पढ़ने की क्या जरूरत है और राजनीतिक दर्शन जो फिलोसॉफी जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकली फिलोसॉफी, उस दर्शन की क्या अहमियत है कि उसे पढ़ना क्यों आवश्यक है। पहला तो यही है कि थिंकर्स जितने भी चिंतक हुए हैं, उनमें जो दर्शन जो है, उस दर्शन की आवश्यकता क्या है कि उन्हें क्यों अध्ययन अध्यापन की क्रिया की जाती है और अध्यापन के विषय में उन्हें क्यों शामिल किया गया पाठ्यक्रम में। तो प्रथम बात यह है कि राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत उन्हीं राजनीतिक दर्शनों को शामिल किया जाता है जिनके माध्यम से राज्य की व्यवस्था तथा राज्य के अंतर्गत होने वाले नीति नियम कानून या उनसे संबंधित किसी भी विषय से संबंधित जुड़े हुए विचार या तथ्य या उनकी आत्मा के रूप में यूं कहें कि हम वर्तमान की समस्याओं में प्रासंगिकता लिए होती है। इसलिए राजनीतिक दर्शन का आधार वो प्रासंगिकता से जुड़ा हुआ होता है। अब उन्हीं विचारों को वर्तमान समय के संदर्भ में हम एक एक से अंतर करेंगे तथा उनके अंतर को देखते हुए चलेंगे कि वर्तमान समय में क्या प्रासंगिक है और क्यों है, क्या उनमें विरोधाभास है, उनकी नीतियां और कानून है वो क्यों आज के दिन प्रासंगिक है या नहीं है। इन सभी का विश्लेषण करते हुए हमें अध्ययन अध्यापन की क्रिया को आगे बढ़ाना है। तो मनु के राजनीतिक दर्शन को हम ये मानते हैं कि मनु कौन है। पहला मनु का राजनीतिक जो जाने, उससे पहले हम जानेंगे मनु कौन है। मनु के संबंध में तथ्य है कि मनु कोई एक व्यक्ति है या कोई एक संस्था है या एक राजनीतिक दर्शन की एक कड़ी है। तो मनु का जो चिंतन है उसके रूप में हम ये ध्यान में रखना है कि मनु का राजनीतिक दर्शन है वो एक संस्था के रूप में नहीं है। मनु एक व्यक्ति है या मनु एक श्रृंखला है। इसके मध्य ये विचार संचालित किया गया या विचार को जाना गया कि राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत मनु द्वारा दिए गए दर्शन वो किसी एक व्यक्ति विशेष का दर्शन नहीं है, बल्कि उसमें धीरे धीरे बुद्धिजीवी वर्ग कहें या जो उससे संबंधित चिंतन रखने वाला एक रूप कहें, उनके द्वारा बार बार उसमें अन्य विषय या अन्य चिंतन को जोड़ा गया और एक श्रृंखला के रूप में जो चिंतन सामने आया वो मनु का दर्शन कहलाया, मनु का राजनीतिक या सामाजिक या सामान्य दर्शन कहलाया। तो मनु एक व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है, मनु कोई एक काल या समय में व्यतीत नहीं किया जा सकता है। मनु का जो परिचय है, हम ये कहें कि मनु का परिचय के रूप में ईसा से पूर्व, ईसा के बाद की एक श्रृंखला के रूप में उसको देखा जा सकता है। तो सारांशतः ये कहा जा सकता है मनु कौन थे, तो मनु के संबंध में कहा जाता है मनु का जो राजनीतिक दर्शन है वो एक समय के साथ नहीं आके बुद्धिजीवी वर्गों की एक संस्था के रूप में हम कह सकते हैं, जो लगातार चलते रहे और अपने चिंतन को उसी में जोड़ते रहे और एक चिंतन के रूप में किताब लिखी गई जो प्रारंभिक रूप में मनु एक व्यक्ति या एक राजा के रूप में माना जाता है, उसके रूप में मनु की मनुस्मृति लिखी गई और उसी मनुस्मृति में मनुस्मृति नामक ग्रंथ लिखा गया। अब मनुस्मृति ग्रंथ के संबंध में अब दूसरा विचार यहां आता है कि स्मृति क्या होती है। श्रुति जब भी ब्रह्मा के रूप में या ब्रह्मा प्रजापति या यूं कहें सृष्टि के सृजन के रूप में देखें तो हम मानते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति की गई और उस सृष्टि के रूप में ब्रह्मा या भगवान जिसे हम कहें, उस भगवान की एक आत्मा या यूं कहें उसके द्वारा दिए गए व्याख्यान या आख्यान को श्रुति कहा जाता है कि जो सुना जाता है वो श्रुति के रूप में आता है और उन श्रुतियों को जब लिखित रूप में कर दिया जाता है तो स्मृति हो जाती है। अर्थात दूसरे शब्दों में ईश्वर द्वारा दिए गए व्याख्यानों को सुनना श्रुति कहलाता है और उस श्रुति के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर उसको लिखना, उसको जितना याद रहता है, जितना उनके नोन है, उसको याद रख के जो लिखा जाता है वो स्मृति कहलाता है। अर्थात जो ज्ञान है उसे जितना आप
अपने संकलित कर सकते हैं, लेखन में काम में ले सकते हैं। कौन सा ज्ञान? जो ब्रह्मा ईश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान को श्रुति के रूप में जाना, और उसी श्रुति को जब लेखांकित किया जाता है या लिखा जाता है तो स्मृति कहलाती है। तो मनु के द्वारा स्मृति, मनुस्मृति लिखी गई। अर्थात मनु एक कौन थे? मनु के रूप में जानते हैं कि मनु को एक ईश्वर की संतान के रूप में जाना जाता है, कि ब्रह्मा की संतान है, ईश्वर की संतान है, अर्थात स्वयं ईश्वर है। मनु का जो व्याख्यान किया जाता है, मनु का जो दर्शन है, मनु के दर्शन में देवीय शक्ति का जो सिद्धांत है कि ईश्वर का अवतरण है, एक प्रकार से मनु को एक राजा के रूप में यहाँ पर लाया गया और ईश्वर के संतान या ईश्वर के रूप में इस पृथ्वी पर, सृष्टि पर मनु के रूप में अवतरित हुए। अब इस मनुस्मृति में क्या है? मनुस्मृति के अंतर्गत 12 अध्याय हैं और 2694 श्लोक हैं। अर्थात इन श्लोकों के माध्यम से मनुस्मृति के अंतर्गत बताया गया है कि किस तरह से व्यवस्थाएं संचालित की जाएगी, किस तरह से सामान्य दर्शन होगा, किस तरह से धर्म पर रहते हुए राज्य का आचरण करेगा, क्या उसको दैनिक दिनचर्या रहेगी। इस तरह से पूरे 12 अध्याय के अंतर्गत मनु के द्वारा या मनु के लिखे हुए लेखों के माध्यम से यह दिखाया गया है कि किस तरह से शासन व्यवस्था या व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। मनु के दर्शन में इन श्लोकों के माध्यम से जो मुख्य रूप से जो इसका आता है, इसे कहते हैं सामान्य दर्शन। मनु के सामान्य दर्शन में हम देखेंगे कि 4 बातें होती हैं: धर्म, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये लौकिक और पारलौकिक दोनों सुखों की बात करता है। मनु का कहना है कि मनुष्य का एक सामान्य जीवन है, उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म और अर्थ के माध्यम से पारलौकिक या लौकिक दोनों सुखों की जो प्राप्ति होती है उसके रूप में जानते हैं। और ये कहता है यही एक जीवन के आधार हैं, एक सुखी जीवन की प्राप्ति करते हैं। तो मनुस्मृति का जो सामान्य दर्शन है वो धर्म से संबंधित, सामाजिक दर्शन से संबंधित तथा राजनीतिक दर्शन से संबंधित है। राजनीतिक सामान्य दर्शन में जानने से पहले या सामाजिक दर्शन से जानने से पहले हम देखते हैं कि मनु के द्वारा मनुस्मृति लिखी गई, तो इस दर्शन का आधार क्या था, क्यों इन्हें इस तरह का दर्शन देना पड़ा। तो इसके संबंध में जो परंपरागत रूप से देखते हैं कि आज के वर्तमान समय में मनुस्मृति की प्रतियां जलाई जाती हैं या उनका विरोध होता है, या परंपरागत रूप से जो दर्शन दिया गया था उसका विरोध के क्या क्या कारण रहे हैं। तो प्रारंभिक दर्शन के रूप में हम देखते हैं तो किसी भी दर्शन, न केवल मनु बल्कि किसी भी राजनीतिक चिंतन के दर्शन को जानने से समय हम देखते हैं कि वर्तमान समय में हो चाहे कभी भी हुआ हो, किसी भी दर्शन का आधार उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां रही हैं। तो उन तात्कालिक परिस्थितियों में उठने वाली समस्याएं जो हैं वो एक नए चिंतन को जन्म देती हैं, और उस चिंतन के फलस्वरूप नए चिंतन के अंतर्गत क्या क्या बातें उस परिस्थितियों के अनुरूप होती है। तो उस समय का जो दर्शन था मनु का, उस दर्शन का आधार था उस समय की व्यवस्था। उस समय की व्यवस्था कैसी थी? उस व्यवस्था के अंतर्गत एक मत्स्य न्याय की व्यवस्था थी। मत्स्य न्याय से क्या अर्थ है? अर्थात एक बड़ी मछली छोटी मछली को खाने वाले सिद्धांत जो है, अर्थात ताकतवर व्यक्ति के द्वारा किसी गरीब का शोषण या कमजोर का शोषण करना और उसी के अनुसार शासन व्यवस्था संचालित करना एक प्रकार की उस समय की व्यवस्था थी। अब इस तरह की आतताई या अत्याचारी व्यवस्था को दूर करने हेतु, समाज की व्यवस्था को संचालित करने हेतु, समाज का विकास करने हेतु व्यक्ति और समाज दोनों को उसकी चिंता है, और उसके कारण उन्हें एक व्यवस्था की आवश्यकता है। और उस व्यवस्था के रूप में मनु महोदय एक राजनीतिक दर्शन देते हैं और उसके अंतर्गत एक राजनीतिक चिंतन या एक सामान्य व्यवस्था का वर्णन करते हैं, जो हम अगली चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।